तो आज हम भारत के इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प एक दौर की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ लगभग 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक। जी। ये वो 900 साल है जिनमें भारत मतलब छोटे कबीलों से निकलकर बड़े साम्राज्यों तक पहुंचा। हमारे पास इस बारे में कुछ नोट्स और जानकारी है, तो कोशिश रहेगी कि इसमें से सबसे खास बातें निकाल सकें। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर रहा है ये। हम देखेंगे कि इस लंबे समय में समाज कैसे बदला, राजनीति में क्या बड़ी हलचल हुई और कौन से नए धार्मिक विचार पनपे। सोचिए, छोटे छोटे जनपदों से कैसे विशाल मौर्य साम्राज्य खड़ा हो गया। चलिए इन स्रोतों के जरिए इस सफर को समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक काल से, यानी करीब 1000 से 600 ईसा पूर्व। आपके नोट्स में जिक्र है कि लोग गंगा के मैदानों में बस रहे हैं। जी हाँ, गंगा यमुना दोआब ने। और खास बात यह है कि जंगलों को साफ करने और खेती बढ़ाने में लोहे के औजारों का बड़ा हाथ था, जिन्हें शायद कृष्ण अयस कहा जाता था। हाँ बिल्कुल, कृष्ण अयस। और इसी लोहे और खेती के फैलाव ने सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बदली। अच्छा। जैसा कि स्रोतों से इशारा मिलता है, इसने समाज को भी बदला। वो कबीलाई ढांचा था ना, वो कमजोर हुआ और क्षेत्रीय राज्य यानी जनपद उभरने लगे। जनपद, हाँ। और वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो ज्यादा मजबूत हो गई। शायद जमीन पर नियंत्रण बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ होगा। ये भी दिखता है कि महिलाओं की स्थिति पहले से थोड़ी कम हुई और यज्ञ वगैरह ज्यादा खर्चीले और जटिल हो गए। अच्छा। इसी दौर में वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और शुरुआती उपनिषद जैसे ग्रंथ लिखे गए। अच्छा, तो जनपदों के बाद तस्वीर फिर बदलती है ना? हाँ बिल्कुल। करीब 600 से 322 ईसा पूर्व का महाजनपद काल आता है, मतलब महान राज्यों का दौर। सही, 16 महाजनपद। 16 बड़े राज्य सामने आए, जिनमें मगध सबसे ताकतवर निकला। आपके नोट्स में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं का जिक्र है? जी, मगध का उदय बहुत महत्वपूर्ण था और इसी समय शहर भी तेजी से बढ़े। राजगृह, वैशाली, उज्जैन जैसे शहर और पहली बार सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन कहते हैं। हाँ, आहत सिक्के। वो चलन में आए। इसे भारत का दूसरा शहरीकरण भी कहा जाता है, मतलब सिंधु घाटी के बाद शहरी जिंदगी की एक नई शुरुआत। बिल्कुल सही। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक बदलाव भर नहीं था। तो और क्या था? ये धार्मिक मंथन का भी दौर था। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ब्राह्मणों के जटिल कर्मकांड और बढ़ते सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया हुई। इसी माहौल में दो बड़े गैर वैदिक धर्म उभरे। सिद्धार्थ गौतम का शुरू किया हुआ बौद्ध धर्म, बुद्ध का, हाँ, और महावीर द्वारा फैलाया गया जैन धर्म। बुद्ध ने दुख खत्म करने के लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया, कर्मकांड और जाति भेद को नकारा। और महावीर ने अहिंसा और तप पर बहुत जोर दिया। और खास बात यह है कि इसी दौरान उपनिषदों में भी आत्मा ब्रह्मा जैसे गहरे दार्शनिक सवाल उठ रहे थे। हाँ, मतलब एक साथ कई विचार चल रहे थे। वाकई। और फिर आता है भारतीय इतिहास का एक बड़ा नाम, मौर्य साम्राज्य। हाँ, मौर्य। लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को हटाकर इसकी नींव रखी। इन नोट्स को देखते हुए ये सोचना भी कमाल लगता है कि ये भारत का पहला इतना बड़ा साम्राज्य था। पहला अखिल भारतीय साम्राज्य कह सकते हैं। हाँ, जो अफगानिस्तान से बंगाल और हिमालय से कर्नाटक तक फैल गया। बिल्कुल सही कहा। और उनका प्रशासन भी कमाल का था, केंद्रीयकृत, प्रांतों में बटा हुआ, जैसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ से पता चलता है। अर्थशास्त्र, हाँ। लेकिन मौर्य काल का सबसे जाना माना नाम है सम्राट अशोक। अशोक, हाँ। उनका समय 268 से 232 ईसा पूर्व था। जी, और कलिंग युद्ध में हुई भारी हिंसा ने उन्हें बदल दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के धम्म यानी नैतिक जिम्मेदारी वाले शासन और उनके शिलालेखों का जिक्र इन स्रोतों में बार बार है। हाँ, वो पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर लिखे संदेश। ये शिलालेख पूरे साम्राज्य में फैले थे। उन्होंने स्तूप यानी बौद्ध अवशेषों पर बने टीले, जैसे सांची का मशहूर स्तूप, भी बनवाए। जी हाँ, बिल्कुल। अशोक ने शासन को नैतिकता, लोक कल्याण और धार्मिक सहनशीलता से जोड़ने की कोशिश की। ये बहुत अहम बात है। हाँ, और ये भी अहम है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर श्रीलंका, म्यांमार और मध्य एशिया तक पहुंचाया। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ा? बिल्कुल। हालांकि उनके बाद साम्राज्य कमजोर पड़ गया। क्यों, क्या हुआ? शायद उत्तराधिकार के झगड़े हुए होंगे और दूर के इलाकों का नियंत्रण खोने लगा।
आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हटाकर शुंग वंश शुरू किया। शुंग वंश यानी 185-73 ईसा पूर्व। जी, और शुंगों के समय ब्राह्मण परंपराओं को फिर से बढ़ावा मिला, पर बौद्ध धर्म पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना होगा। तो अगर हम इन पूरे 900 सालों को देखें तो एक तरफ वैदिक परंपरा धीरे धीरे हिंदू धर्म का रूप ले रही थी। हाँ, कह सकते हैं, जिसमें कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे विचार मजबूत हो रहे थे। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ भी शायद इसी दौर में संवारे जा रहे थे। हाँ, उनका संपादन इसी लंबे दौर में हुआ। और दूसरी तरफ बौद्ध और जैन धर्म भी समाज में अपनी जगह बना रहे थे, फैल रहे थे। कला और वास्तुकला का क्या? उसमें भी काफी कुछ नया हुआ, जैसे मौर्यों के चमकदार पत्थर के स्तंभ, वो पॉलिश वाले पिलर। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। और चट्टानों को काटकर बनाई गुफाएं, जैसे बराबर की गुफाएं, और स्तूप जिनका जिक्र हमने किया। अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था खेती पर ही आधारित थी मुख्य रूप से, पर व्यापार भी खूब बढ़ा। व्यापारियों और कारीगरों के अपने संघ थे, जिन्हें श्रेणियां कहते थे। श्रेणियां, हाँ। और भारत के रिश्ते मध्य एशिया से लेकर मिस्र और यूनान तक थे, व्यापारिक रिश्ते थे। तो ये थी 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के भारत की कहानी, जैसा कि इन स्रोतों से उभरती है। समाज बदला, साम्राज्य बने और बिखरे, और नए विचारों ने भारतीय सभ्यता को नई शक्ल दी। बिल्कुल। यहाँ एक बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। क्या? जैसा कि इन स्रोतों से साफ है, इस पूरे दौर में इतने अलग अलग दर्शन और धर्म, ब्राह्मणवाद, बौद्ध, जैन, उपनिषदों के विचार एक ही जगह, एक ही समय में कैसे न सिर्फ मौजूद थे, बल्कि फल फूल रहे थे। हाँ, ये तो है। जाहिर है उनमें टकराव भी हुआ होगा, बहसें हुई होंगी, पर गहरा आपसी लेन देन और एक दूसरे पे प्रभाव भी पड़ा होगा। सही बात है। ये पहलू वाकई आगे और खोजबीन और समझने के लायक है कि ये सब साथ साथ कैसे चला।